हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से फ्रेंजी एवोल्यूशन की एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन लोगों ने जिहाओ के साथ साथ डुआन को भी उठा लिया था, जिसके बाद हम लोग उस भड़वे पे आ जाते हैं और भड़वा पर्सनल है। हम देखते हैं कि उस भड़वे ने लीफेंग को मजबूर किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप होते हुए देखे, और लीफेंग कुछ भी नहीं करता था, वो बेबस था, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी, और वो भड़वा इसी बात का फायदा उठा के लीफेंग को टॉर्चर कर रहा था। वो लड़की भड़वे से कहती है कि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें करने देती हूँ तो फिर तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन भड़वा आगे से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये तो यहीं पे मरेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डुआन वहाँ पे एंट्री मारता है और उसने पहले ही भड़वे की सेना को खत्म कर दिया था। एक्शन हमें नहीं दिखाया गया है बिकॉज ऑफ राइटर। भड़वा डुआन से कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन डुआन उसके पार निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है, और डुआन उसे कहता है कि चूतियों को मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डुआन लीफेंग की गर्लफ्रेंड के ऊपर अपना कपड़ा डाल देता है। भड़वा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर आओ और इस कमीने को पकड़ लो, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जिहाओ आता है, जो कि भड़वे को बताता है कि उसके चेलों को पहले ही खत्म कर दिया गया है और अगली बारी उसकी है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हमें पता चलता है कि लीफेंग डुआन का बचपन का दोस्त हुआ करता था, और जब डुआन बचपन में कमजोर हुआ करता था तब लीफेंग उसके सामने आके उसे बुली से बचाता था और उसकी रक्षा करता था। लेकिन उसी टाइम पे भड़वा अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वो डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन डुआन अपने हाथों की मदद से उसके हमले को रोक लेता है और उसे सरपास नहीं होने देता है। इसके बाद डुआन अपने वेपन के साथ उसके ऊपर हमला करता है और उसके एक हाथ को चीर देता है और उससे कहता है, भड़वे तेरा खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। भड़वा जैसे ही डुआन की खूनी आंखें देखता है तो फिर वो आगे से जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लीफेंग और जिहाओ को देखते हैं, जो कि अपने पास से बेसबॉल बैट बाहर निकाल लेते हैं और वो डुआन से कहते हैं कि इस कमीने ने जिस तरह से हमारी गर्लफ्रेंड को ट्रीट किया है, तो फिर एक आदमी होने के तौर पे हम लोग शांत नहीं बैठ सकते हैं और इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और वो दोनों डुआन से कहते हैं कि इस कमीने की बागडोर हमें दी जाए, हम इसे सिखाएंगे और उसके नुन्नू का सूसी बना के कुत्तों को खिला देंगे। डुआन उनसे कहता भी है कि ये कमीना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जब वो उन दोनों की तरफ देखता है तब उसे उन दोनों के अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ते हुए लगता है। और डुआन को पहले से ही पता था कि कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग अवेकन हो जाते हैं जिनको अवेकन नहीं भी होना था, इसीलिए डुआन उन दोनों को फाइट करने की इजाजत दे देता है। भड़वे को लगता है कि वो उन दोनों को हरा सकता है क्योंकि उसके पास ताकत है, लेकिन इसका जवाब उल्टा था। जब वो दोनों एक साथ हमला करते हैं तब भड़वा बेशक उनके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक साथ टीम अप करने की वजह से वो दोनों भड़वे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन भड़वा शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ दोनों को घायल कर देता है। गर्लफ्रेंड आगे से कहती है कि वो उन दोनों की मदद क्यों नहीं करता है। डुआन आगे से कहता है कि उन दोनों ने अपना रास्ता खुद चुना है, उन दोनों का दिल इस बात से टूट चुका है कि वो दोनों बेबस थे, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बचा नहीं सके, इसीलिए वो लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, और भले ही चाहे वो इसमें मारे ही क्यों ना जाए। लेकिन उसी टाइम पे भड़वा अपने हाथ को बड़ा करता है और वो लीफेंग को जकड़ लेता है और उसे पिचकारने लगता है। गर्लफ्रेंड डुआन से कहती है कि अब तो जाके मदद करो। डुआन आगे मदद करने के लिए बढ़ ही रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भड़वा लीफेंग को दबा के पिचका देता है और उसकी बॉडी पिचक जाती है। डुआन मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि लेकिन उसी टाइम पे वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी खत्म हो चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि ये सब देखने की वजह से जिन्हों की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी थी, और उसकी एबिलिटी ग्रेविटी डोमेन थी, यानी कि वो कुछ एरिया के अंदर ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जिहाओ के साथ साथ लिंगफेंग की भी एबिलिटी अवेकन हो जाती है, और लिंगफेंग को बहुत खास तरह की एबिलिटी मिली थी जिसका नाम शैडो बेन था, और इसके अंदर बॉडी आधी इंसान की तरह रहती है और आधी शैडो बन जाती है, जो कि किसी का भी शेप ले सकती है। इसके बाद लिंगफेंग की बॉडी शैडो में बदल जाती है और वहां से गायब हो जाती है। भड़वे को लगता है कि उसने सक्सेसफुली लीफेंग को मार दिया, लेकिन तभी लीफेंग उसके पीछे शैडो से बाहर निकलता है, और क्योंकि लीफेंग अभी शैडो फॉर्म में है इसीलिए वो किसी की भी शैडो को कंट्रोल कर सकता है। और तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम्हारी परछाई रुक जाती है तो फिर तुम भी रुक जाते हो, और भड़वे के साथ ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद लीफेंग अपने हाथ को एक ब्लेड के अंदर चेंज कर लेता है और वो भड़वे से कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करूंगा और मैं तुम्हें जिंदगी का वो मजा दूंगा जो तुमने कभी अभी तक लिया नहीं होगा। भड़वा आगे से चिल्ला रहा था, लेकिन लीफेंग उसी टाइम पे अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वो उसकी नाक को काट देता है और उससे कहता है कि मैं एक एक करके तुम्हारे शरीर का हर एक अंग काटते हुए जाऊंगा। इसके बाद लीफेंग भड़वे का वो हाथ काट देता है जो कि उसका प्राइड और उसका सबसे शक्तिशाली अंग था, और उसके एक हाथ को काटने के बाद उसे कहता है कि ये उन लोगों के लिए था जिनको तुमने धोखा दिया है। जिसके बाद लीफेंग ब्रूटल तरीके से एक एक करके भड़वे का हर शरीर अंग काटते हुए जाता है और उससे कहता है कि ये हुआन हुआन की बड़ी बहन के लिए, ये निंगिंग के लिए, और ये उन लड़कियों के लिए जिनको तुमने अभी तक हैरास किया है।
हैं और इसी तरह से ली फेंग उसकी बॉडी का हर एक अंग काटते हुए जाता है और उसको खूना खच्चर मचा देता है और ये सच में लीथल था। लेकिन ली फेंग जैसे ही भड़वे को मार देता है तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर भड़वे का असर दिखने लगता है। दरअसल जब उस भड़वे ने ली फेंग के ऊपर हमला किया था तब उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी डाल दिया था और ये खून उसी पॉइजन का नतीजा था। लेकिन भड़वे के मरने के बाद ही वहाँ पे जो प्लांट मॉन्स्टर था जो कि भड़वे को कंट्रोल कर रहा था वो पूरी जगह हिलाने लगता है। इसीलिए डुआन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस घायल आदमी को लेके यहाँ से निकलो और बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। हालांकि हुआन हुआन और निंग को अभी भी दिक्कत हो रही थी डुआन को अकेला छोड़ने में, लेकिन ली फेंग उन्हें बताता है कि वो उसे काफी टाइम पहले से ही जानता है। वो दोनों भले ही काफी टाइम से बात न किए हो लेकिन जब वो उसे मिला है तब वो उसका अपीयरेंस बदल चुका है। इसीलिए ली फेंग को पूरा यकीन था कि वो लोग डुआन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि प्लांट मॉन्स्टर अपनी बड़ी साइज को हासिल कर लेता है और अपनी बेल का इस्तेमाल करके डुआन के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर प्लांट मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था। उन लोगों को डुआन की चिंता होने लगती है लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि असल में गोल्डी था और डुआन उसके ऊपर खड़ा था। प्लांट मॉन्स्टर डुआन से कहता है कि तुमने मेरे मोहरे को मार दिया है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब से मुझे सर्व करो और बदले में मैं तुम्हें पावर दूंगा। और बेशक डुआन आगे से साफ मना कर देता है तो फिर प्लांट मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। डुआन गोल्डी से कहता है कि मैं इसे अंदर से डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम बाहर से करना। इसके बाद डुआन प्लांट मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। प्लांट मॉन्स्टर आगे से पॉइजन का इस्तेमाल करता है लेकिन डुआन इम्यून था। इसके बाद वो एब्जॉर्ब एबिलिटी का यूज करता है और साथ ही में डुआन हमें बताता है कि ऐसे प्लांट मॉन्स्टर को मारने के लिए एक सबसे आसान रास्ता होता है कि इनकी बड़ी सी बॉडी के अंदर एक मेटा क्रिस्टल होता है और अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो बड़ी बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी टाइम पे सिस्टम डुआन को बताता है कि अपोनेंट की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है इसीलिए एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अब डुआन को मेटा क्रिस्टल को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं था। उसी टाइम पे प्लांट मास्टर अपनी बड़ी सी बेल के साथ डुआन के ऊपर हमला करता है लेकिन गोल्डी आगे बढ़ता है और उसके हमले को पकड़ लेता है और उसके बेल को चबाने लगता है। डुआन सोच लेता है कि अब उसे अंदर ही जाना पड़ेगा मेटा क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वो जाते हुए गोल्डी से कहता है कि बेलों को मत चबा, वो जहरीली है, तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा। जिससे गोल्डी हैरान होकर बेलों को बाहर थूक देता है। इसके बाद वो प्लांट मास्टर गोल्डी से कहता है कि हम दोनों भाई भाई हैं यानी कि मॉन्स्टर, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और गोल्डी उसे ये कहता है अबे लौड़े अपना काम कर। खैर हम लोग डुआन को देखते हैं और वो जैसे ही प्लांट मॉन्स्टर के अंदर घुसता है तब उसके हाथों में कुछ चिपचिपा सा लगता है। इसके बाद डुआन के सामने कुछ ऐसा आता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल प्लांट मॉन्स्टर ने अभी तक जितने भी लोगों को एब्जॉर्ब किया था वो सभी भी इंसान में ही थे और वो प्लांट मॉन्स्टर उनको कमजोर कंट्रोल कर रहा था और वो सभी लोग डुआन से मदद मांग रहे थे। प्लांट मॉन्स्टर डुआन से कहता है कि तुम कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारी तरह है। इसके बाद वो एक पपेट का इस्तेमाल करते हुए डुआन के ऊपर हमला करता है लेकिन डुआन एक झटके में उसकी मुंडी उड़ा देता है और प्लांट मॉन्स्टर से कहता है कि ये सब चीजें हम पा काम नहीं करवे, इसीलिए हद में रहा। इसके बाद डुआन के सामने जो भी इंसान आता है वो उसे मारते हुए आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसी टाइम पे प्लांट मॉन्स्टर फिर से चाल बदलता है और वो वहाँ पे जिन युवे का एक क्लोन बना लेता है जो कि उसे भाई बुला रहा था। लेकिन डुआन के ऊपर इसका उल्टा असर होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो प्लांट मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने गलती कर दी है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को अवेकन करता है और सामने की तरफ हमला करते हुए घुस जाता है और उसके सामने जितनी भी बेलें आ रही थी वो उन सभी को काटते हुए एब्जॉर्ब करता जा रहा था। इसी तरह से डुआन एक ऐसी जगह पे आ जाता है जो कि पूरी जगह बेलों से कवर थी और डुआन जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहा था तो फिर वो प्लांट मास्टर डुआन को रोकने की कोशिश कर रहा था और उससे कह रहा था कि आगे जाने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन डुआन इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहाँ पे मेटा क्रिस्टल मिल जाता है। इस बात से प्लांट भी हैरान था कि डुआन को मेटा क्रिस्टल के बारे में कैसे पता है, लेकिन डुआन इसके बावजूद एब्जॉर्ब एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और मेटा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि उसी टाइम पे डुआन के हाथों से एवोल्यूशन ट्री की बेलें बाहर निकलती हैं जो कि मेटा क्रिस्टल के अंदर घुस जाती हैं और उसे एब्जॉर्ब करने लगती हैं। जिससे वो प्लांट मास्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि डुआन के पास एक प्योर प्लांट सोर्स कैसे है, यानी कि वो एवोल्यूशन ट्री के बारे में बात कर रहा था। एवोल्यूशन ट्री जैसे ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर डुआन फिर से
वहाँ पे आ चुका था जहाँ पे एवोल्यूशन ट्री रहता है। डुआन उसे पूछता है कि मेरे मारने से पहले तुमने उसे एब्जॉर्ब क्यों कर लिया। इस पे एवोल्यूशन ट्री आगे से एक्सप्लेन करता है कि वो प्लांट फॉर्म में था, इसीलिए अगर एवोल्यूशन ट्री उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे प्योर फॉर्म को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जो कि बॉडी के लिए और भी ज्यादा एसेंशियल रहेगा और इसकी मदद से एवोल्यूशन ट्री इसी तरह से लगातार इवॉल्व भी होता रहेगा, जिससे डुआन को ये लगने लगता है कि एवोल्यूशन ट्री भी अब गोल्डी की तरह इवॉल्व होते जाएगा जैसे कि वो हुआ करता है। इसके बाद सिस्टम डुआन को बताता है कि सिस्टम अपग्रेड हुआ है, इसीलिए उसको एक नई एबिलिटी मिली है। इसके बाद हमें सबसे पहले डिवॉवर एबिलिटी को दिखाया जाता है, जिसको मैं एब्जॉर्ब एबिलिटी कह रहा था, और उसी के बगल में एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक नई एबिलिटी थी। एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट डिवॉवर एबिलिटी का अपग्रेड वर्जन था। डुआन एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, जिसकी मदद से वो टारगेट की एबिलिटी को यूज कर ले सकता था, और अगर उसका टारगेट मारा जाता है तो फिर एबिलिटी को दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, और एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट स्किल सिर्फ इंसानों के ऊपर यूज की जा सकती थी। डुआन उसे पूछता है तो फिर तुम इसीलिए इस जगह के ऊपर इतने ज्यादा उतारू थे और यहाँ पे आने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन एवोल्यूशन ट्री आगे से उसे बताता है कि यहाँ पे एक और इस तरह का प्लांट मॉन्स्टर है और उसके पास इससे भी ज्यादा एनर्जी सोर्स है। इससे डुआन समझ जाता है कि उसे और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर वाले लोगों को देखते हैं और उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि भाई प्लांट मॉन्स्टर नीचे गिर गया है तो उन्हें पता चल जाता है कि डुआन जीत गया है। फिर हम लोग डुआन को देखते हैं जिसको भाई लाइफ सोर्स मिल चुका था, जो कि सीधा कोर के नीचे ही था और डुआन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसी टाइम पे वहाँ पे जिहाओ आता है जिसके हाथों में गोल्डी था। जिहाओ बताता है कि गोल्डी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। डुआन उसे कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, जिसके बाद वो गोल्डी को उस लाइफ सोर्स पोशन के अंदर डाल देता है और कुछ ही मिनटों बाद गोल्डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। डुआन जिहाओ को बताता है कि ये लिक्विड काफी ज्यादा मैजिकल है, ये चोटों को तो हील करता ही है, साथ ही में फिजिकल एबिलिटी को भी बढ़ा देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे लीफेंग को भी लाते हैं और उसको भी उसके अंदर डुबा देते हैं। इसी के साथ लीफेंग की भी हील्स ठीक होने लगे थे। जिसके बाद डुआन जिहाओ से भी कहता है कि उसे भी अंदर चले जाना चाहिए ताकि उसकी फिजिकल एबिलिटी ठीक हो सके। इसके बाद जिहाओ भी अंदर बैठ जाता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे लीफेंग के साथ एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, और डुआन को ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फ्रेगमेंट की जरूरत थी जो कि उसके पास पहले से ही थे। इसके बाद डुआन आगे बढ़ता है और वो लीफेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसके साथ एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिससे डुआन के पास भी शैडोमेन नाम की एबिलिटी आ जाती है। फिर डुआन गोल्डी से कहता है कि तुम इनकी देखभाल करो, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। इसके बाद डुआन खुद को शैडो में बदलता है और पूरे शहर के अंदर फैल जाता है और वो हर एक डायरेक्शन के ऊपर नजर रख पा रहा था। इसके बाद डुआन अपनी डिवोवर एबिलिटी को अवेकन करता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इसके बाद डुआन फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि अगर वो डिवोवर एबिलिटी और शैडोबेन को एक साथ मिला देता है तो वो कई सारे ज़ॉम्बीज को आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन उसी टाइम पे डुआन को सामने की तरफ से एक एनर्जी सोर्स आता है जो कि ना इंसान का था और ना ही ज़ॉम्बी का। उसी टाइम पे हम कुछ ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे थे। एक लड़की थी जो कि वहाँ पे डांस कर रही थी और एक ज़ॉम्बी स्टैचू की तरह खड़ा था, और वहीं पे हम लोग एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल आन्या की तरह थी क्योंकि इसकी हरकतें वैसी ही हैं। लेकिन उसी टाइम में बोनहेड नाम के ज़ॉम्बी को कुछ महसूस होता है और हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के बगल में डुआन अचानक से अपीयर हो जाता है और उसे कहता है अच्छा वो अजीब सा ऑरा यहाँ से आ रहा था। बोनहेड जैसे ही डुआन को अपनी मैडम के पास देखता है तो फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डुआन बड़ी आसानी के साथ उसको सेंटर से काट देता है। लेकिन वो लड़की इस बात को लेकर डुआन से गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और उसने उसके ज़ॉम्बी को क्यों मारा है। डुआन इस बात से हैरान हो जाता है कि इसने कहा कि मैंने इसके ज़ॉम्बी को मारा। जिसके बाद डुआन नीचे झुकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारे ज़ॉम्बी को मारा है, क्या तुम ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती हो और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो लड़की आगे से अपनी जीभ दिखाते हुए नाम बताने से मना कर देती है। डुआन जैसे ही उसको करीब से देखता है तब उसे याद आता है कि ये लड़की असल में तो ब्लैक क्वीन है जो कि एस लेवल के वॉरियर है जिसके पास ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। डुआन हमें बताता है कि उसके पास्ट लाइफ के अंदर ब्लैक क्वीन को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी नहीं बनी और आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन के रह गई। उसके पास दो तरह की एबिलिटी थी। सबसे पहले मेंटल स्प्रिट जिसका इस्तेमाल करके वो अपने अपोनेंट को अनकॉन्शियस कर देती थी। सेकंड एबिलिटी के अंदर वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती थी और इन्हीं कमाल की एबिलिटी के चलते इंसानों के बीच में लड़ाई हो गई, जिनमें से कुछ लोग ब्लैक क्वीन को मारना चाहते थे एक ज़ॉम्बी की तरह, बल्कि कुछ लोग उसे रखना चाहते थे एक इंसान की तरह ताकि वो ज़ॉम्बी से लड़ने में उसकी मदद कर सके। और इसी लड़ाई की वजह से ब्लैक क्वीन ने उनमें से किसी का भी साथ नहीं दिया और वो अकेले ही अपने सफर पे चली गई जहाँ पे उसको ज़ॉम्बीज की मारने की आदत लग गई, और जो कोई भी उसका फायदा उठाने के बारे में सोचता ब्लैक क्वीन उसे मार देती थी। लेकिन डुआन को यकीन नहीं होता है कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची ब्लैक
क्वीन खड़ी है जिसका नाम साओ आन्या है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे ऐसे ही ताकतवर लोगों की जरूरत है और वो आन्या को रिक्रूट करने के बारे में सोचता है। इसके बाद डुआन उसे माफी मांगता है उसके ज़ॉम्बी को मारने के लिए और उसे कहता है कि वो तो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आन्या दोस्ती करने से साफ मना कर देती है और बताती है कि कुछ लोग उसको रिक्रूट करवाने के लिए पहले भी आए थे जो कि बुरे लोग थे। डुआन उसे पूछता है क्या तुम उनके बारे में जानती हो और मुझे बता सकती हो। आन्या डुआन से कहती है कि तुम दिखने में बुरे इंसान नहीं लगते हो, मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। इसके बाद आन्या वहाँ पे ड्रॉइंग करके डुआन को बताती है कि ये लोग उसे रिक्रूट करने के लिए आए थे। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया है और शायद से ये लोग वही हो सकते हैं जो कि आन्या को भी रिक्रूट करवाना चाहते थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जमीन हिलने लगती है और जमीन को चीरते हुए वहाँ से एक रेड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। डुआन जल्दी से आन्या को पकड़ता है और ऊपर की तरफ जंप करता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। इसके बाद डुआन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और आसानी के साथ उस बीस्ट को मार देता है। इससे आन्या हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब वो डुआन की तरफ देखती है तब डुआन चमक रहा था और उसे समझ में नहीं आता है कि डुआन इस तरह से चमकने क्यों लगा। डुआन उसे कहता है कि हमें सेफ जगह पे जाना पड़ेगा और आन्या उसके साथ जाने के लिए मान गई थी। फिर डुआन आन्या को अपने साथ उस जगह पे ले आता है जहाँ पे भाई लाइफ सोर्स पड़ा हुआ था। वो लोग जैसे ही आन्या को डुआन के साथ देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये कौन है। डुआन उन्हें बताता है कि ये कुछ टाइम पे उनके साथ रहने वाली है। लीफेंग डुआन से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी एबिलिटी कैसे आई। डुआन उनसे कह देता है कि वो कुछ टाइम के लिए उनकी एबिलिटी को उधार ले सकता है, बस इतना ही। इसके बाद डुआन उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा और हमें प्लान की जरूरत है, सिचुएशन खतरनाक होती जा रही है। और उसी टाइम पे हम लोग आन्या को देखते हैं जिसकी नजर भाई गोल्डी के ऊपर पड़ जाती है और वो गोल्डी के साथ खेलने लगती है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खेलने गया। वो उसे टॉर्चर कर रहे थे उसके ऊपर बैठ के। डुआन उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा और तुम लोगों को शेल्टर जाना पड़ेगा और डुआन उन्हें समझा देता है कि उन्हें अलग होने की जरूरत ही है। जिसके बाद गोल्डी अपने साइज को बड़ा करता है और वो लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं। डुआन उन लोगों को बता देता है कि वो लोग जैसे ही शेल्टर पहुंच जाएंगे तो फिर वो लोग वहाँ पे जिया और साओ नाम के बंदे को ढूंढेंगे, वो उनकी मदद कर देगा। जिसके बाद गोल्डी उन लोगों को लेके शेल्टर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद डुआन फिर से चमकते हुए आन्या से कहता है कि हमें किंचुआ चलना चाहिए। जिसके बाद वो शैडो पेन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और शैडो के अंदर छुप के आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आन्या हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि इस वजह से वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड करके तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते के बीच में डुआन सोचता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेना चाहिए। इसके बाद डुआन वहाँ पे सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अपनी एजिलिटी और साथ ही में स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो F क्लास का अभी तक वॉरियर था, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड था वो D क्लास तक पहुंच चुका था। जिसके बाद हमारी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जिनका नाम आलोंग, ही ताओ, जिन गुआंग, आमिंग था। और ये लोग यहाँ पे भाई किंचुआन को ढूंढने के लिए आए हैं, यानी कि ये लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पे डुआन को जाना है। इसके बाद हमें आमिंग की एबिलिटी के बारे में पता चलता है जो कि होती है सब्सटेंस कंट्रोल, यानी कि ये अपनी मंजिल को भाई ऐसे ही पता लगा सकता है मटेरियल्स को कंट्रोल करके। अभी देख लेना। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये लोग जिन को भी जानते हैं जिसने भाई जिन्युवे को उठाया था और ये लोग उसी के साथ काम करते हैं, लेकिन इनका मिशन अलग होता है और सिस्टर यून का मिशन अलग होता है। इसके बाद मिंग उन्हें बताता है कि वो लोग सही जगह पे आ चुके हैं। जिसके बाद वो जमीन को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे एक भाई पोर्टल बना देता है जिसके जरिए वो लोग किंचुआन के अंदर जाने वाले थे। उसी टाइम पे हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे रियोन खुलने की भाई एनर्जी महसूस हो रही थी। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था रास्ते के बीच में उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि पहले ही मार दिया गया था और डुआन को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग आलोंग के लोगों को देखते हैं जो कि भाई रियोन के अंदर एंटर हो चुके थे। अगला सीन 10 मिनट बाद का होता है और डुआन को वो जगह मिल जाती है जहाँ से आलोंग के लोगों ने एंटर किया था। आन्या उसे कहती है कि उसे भी अंदर जाना है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उन लोगों का गोल ये भी था कि वो लोग आन्या को किडनैप करना चाहते थे, इसीलिए अगर ये मेरे साथ रहती है तो फिर अच्छा रहेगा। इसके बाद डुआन भी उसके अंदर एंटर हो जाता है और डुआन पहली बार किसी रियोन के अंदर जा रहा था और वो आन्या से कहता है कि मुझसे अलग मत होना और वो फिर से चमकने लगता है। इसके बाद डुआन जब हल्का सा आगे बढ़ता है तब उसको वहाँ पे 2 रास्ते दिखाई देते हैं जहाँ से पहले टीम यानी कि आलोंग की टीम गई थी और दूसरी तरफ कई सारे सोल्जर्स खड़े थे, इसीलिए डुआन दूसरा रास्ता चुनता है जहाँ से कोई भी नहीं गया था। लेकिन जब डुआन रास्ते को पार कर रहा था तभी वो सोल्जर्स जाग उठते हैं और डुआन के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देते हैं। लेकिन डुआन जल्दी से शैडो बेन एबिलिटी का यूज करता है और खुद को शैडो में बदल के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को एक एक करके मार देता है। उन सोल्जर्स के मरने के बाद आन्या आगे बढ़ती है और उसे उनके अंदर से मैजिक क्रिस्टल मिलता है। डुआन उन्हें उठा के चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये लो ग्रेड के हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस हैं। और उसी टाइम पे हम लोग आन्या को देखते
देखते हैं जिसने अपने बैग के अंदर कई सारे ठूंस लिए थे और उसे पता चल जाता है कि ये किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद आन्या उन सभी क्रिस्टल्स को बाहर फेंक देती है। उसी टाइम पे वहाँ पे ई लेवल का वार पपेट आता है जिसका साइज काफी बड़ा था और वो डुआन के ऊपर अपनी शॉट से हमला करता है, लेकिन शैडो फॉर्म में होने की वजह से उसके ऊपर हमले का कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद डुआन शैडो में छिपता है और उस वार पपेट के पीछे चला जाता है और खुद को उसके अंदर घुसा के उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे वो वार पपेट उसके शैडो को पकड़ लेता है और उसे मसल देता है, यानी कि ये पपेट खुद के क्रिस्टल को आसानी के साथ प्रोटेक्ट कर सकता था। इसलिए अब डुआन को फिजिकल अटैक यूज करना पड़ेगा। इसके बाद डुआन अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे वो वार पपेट भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डुआन ने उसके एक हाथ को तोड़ दिया था। इसके बाद डुआन ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ एक किक मारता है और उसके सर को पिचका देता है। इस वजह से वो वार पपेट वहां पर हारा जाता है। जिसके बाद डुआन आगे बढ़ता है और उसके कवर को हटा के उसके अंदर से क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है, जो कि मिड ग्रेड का था और साथ में उसे वहां पे एक स्लेट भी मिला था जो कि आधा हिस्सा था। क्रिस्टल को वो आन्या को दे देता है, जिसके बाद वो स्लेट की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि आधा हिस्सा कहाँ पे होगा, लेकिन उसी टाइम में वो चमकना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर से कई सारी सीढ़ियां निकल आती हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही थी और डुआन को समझ में आ जाता है कि दूसरा हिस्सा भी अंदर होना चाहिए। इसके बाद वो आन्या के साथ नीचे उतरने लगता है और जब वो नीचे उतरता है तब उसको वहाँ पे ई क्लास का एक स्पाइडर डीमन मिलता है जो कि किसी लोहे से बना हुआ था। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ई लेवल का है, इसीलिए इसको आसान होना चाहिए और साथ ही में डुआन के पास कई सारी एबिलिटीज और साथ ही में उसके पास स्ट्रेंथ और एजिलिटी डी क्लास के वॉरियर तक की थी। इसीलिए डुआन जल्दी से अपने वेपन्स को पकड़ता है और स्पाइडर डीमन के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद डुआन अपने नाइफ्स का इस्तेमाल करता है और स्पाइडर डीमन की आंखों के अंदर उन्हें घुसा देता है, लेकिन स्पाइडर डीमन के ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ था, वो हल्का सा ही चीखी थी। इसके बाद वो अपनी तीनों आंखें की लेजर बीम्स का इस्तेमाल करती है और डुआन के ऊपर शूट करती है, जिससे डुआन पीछे की तरफ खिसक जाता है। इसके बाद डुआन अपना स्टैंस लेता है और एकदम तेजी के साथ स्पाइडर डीमन की तरफ आगे बढ़ता है और वो अपने ड्रैगन्स को सामने की तरफ करके गोल गोल घूमने लगता है और वो स्पाइडर डीमन को बीच से चीरता हुआ उसके पार निकल जाता है और इसी तरह से डुआन उसे मार गिराता है। डुआन ने जैसे ही उस स्पाइडर डीमन को मार दिया था तो फिर डुआन को दूसरा हिस्सा के साथ साथ स्पिरिट क्रिस्टल में मिल जाता है, जो कि 10% स्पिरिट पावर को बढ़ा देगा, यानी कि मेंटल पावर को। इसके बाद वो क्रिस्टल आन्या को दे देता है और उसे वो स्लेट ले लेता है। आन्या जैसे ही उस क्रिस्टल को होल्ड करती है तो उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो फिर से बढ़ जाती है। डुआन उसे बताता है कि ये स्पिरिट क्रिस्टल है, इसीलिए इसने तुम्हारी मेंटल पावर को फिर से भर दिया है। इसके बाद डुआन उस स्लेट को पकड़ता है और दोनों हिस्सों को मिला देता है और सोचने लगता है कि अभी इससे क्या होगा। डुआन ने जैसे ही दोनों हिस्सों को मिलाया था तो फिर वहाँ पे एक 3D होलोग्राम बन चुका था, जो कि पूरी रेयन का मैप था और डुआन का लाल धब्बों की मदद से यह भी पता चल जाता है कि इन जगहों पे ताकतवर गार्ड्स हैं, इसीलिए डुआन को इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा अगर उसे नीचे तक जाना है। हम लोग देखते हैं कि वो जो स्पाइडर डीमन वहाँ पे मरा हुआ था वहाँ पे कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो जगह एकदम से नीचे चली जाती है और वहाँ पे एक और नया रास्ता आ जाता है और साथ ही में हम लोग देखते हैं कि वो होलोग्राम किसी तरह से स्टार में बदल जाता है, जो कि एक की थी और डुआन उसको भी अपने साथ ले लेता है और नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हम लोग 5th फ्लोर पे आलोंग की टीम को देखते हैं जो कि आगे की तरफ चलते जा रहे थे और इन लोगों को वो चाहिए था जो यहाँ पे ढूंढने के लिए आए रहे हैं। जिसके बाद ये लोग एक फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल अजीब सा था। वहाँ पे एक कॉफिन को जंजीरों से बांध के लटका के रखा हुआ था और उस कॉफिन के अंदर एक लड़की थी जिसने अपने हाथों में कोई स्टोन पकड़ रखा था और इस स्टोन को ये लोग सेक्रेट स्टोन कह रहे हैं और ये लोग इसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे। आलोंग अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों की पहली प्रायोरिटी सेक्रेट स्टोन को बचाना है, जिसके बाद में सब कुछ आता है। आलोंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग बैटल मोड के लिए रेडी हो जाए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रोब को पहने हुए कुछ लोग आ जाते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हेवनली ट्रिब्यूशन है और ये लोग खुद के गॉड को सेवक मानते हैं और हमें नहीं पता है कि ये बात कितनी सच है। आलोंग उन लोगों के ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग चूतिए हो। जिसके बाद हेवनली ट्रिब्यूशन वाले उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं पे आलोंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है तो उसकी एबिलिटी फायर थी और वो उसका इस्तेमाल करके उनके साथ फाइट करने के लिए जा रहा था। उसी टाइम पे हम लोग 3rd फ्लोर को देखते हैं तो वहाँ पे डुआन आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था और जब डुआन एक जगह पे पहुंच जाता है तो फिर उसे अंदर वाले कमरे से ऑरा महसूस होने लगता है। एवोल्यूशन ट्री को जैसे ही वो महसूस होता है तो फिर वो रिएक्शन करने लगता है और डुआन के सीने में काफी तेज दर्द होने लगता है। इससे डुआन को समझ में आ जाता है कि मेटा क्रिस्टल यहीं पास ही में है और जब डुआन अंदर जाता है तब उसको वो क्रिस्टल मिल भी जाता है जो कि 2 पत्थरों के बीच में टंगा हुआ था। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो मेटा क्रिस्टल को बिना पता चले एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री भी
इवॉल्व हो जाएगा और डुआन की पावर्स भी बढ़ जाएंगी, जिसके बाद वो डायरेक्ट 5th फ्लोर पे जाके उन लोगों के साथ भिड़ सकता है। लेकिन जब डुआन अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा था तब मेटा क्रिस्टल उसे देख लेता है और डुआन को पता चल जाता है कि उस क्रिस्टल ने उसे देख लिया है। हालांकि डुआन को समझ में नहीं आता है कि वो तो शैडो बीन में था, तो फिर उसे कैसे पता चल गया। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो मेटा क्रिस्टल जिस चीज से लटका हुआ था वो असल में कोई प्लर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े शैडो सोल्जर का था और एक बहुत बड़ा वार पपेट था। इसके बाद वो मेटा क्रिस्टल अपनी बेलों का इस्तेमाल करता है और वो वार पपेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू डायरेक्ट डुआन के ऊपर हमला कर देता है। डुआन आन्या को अपनी शैडो के अंदर डाल देता है जो कि किसी स्पेशल पोर्ट की तरह काम करता है जहां से आन्या बाहर नहीं दे सकती है, और डुआन ये भी नहीं चाहता था कि आन्या एवोल्यूशन ट्री को देखे। इसके बाद वो स्टैचू के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इसको मेटा क्रिस्टल कंट्रोल कर रहा है, अगर एवोल्यूशन ट्री उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये मारा जाएगा और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो स्टैचू के ऊपर हमला करना शुरू करता है। डुआन अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करता है स्टैचू के ऊपर हमला करने की, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब स्टैचू ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद स्टैचू डुआन की तरफ देखता है और अपने हाथ से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डुआन पीछे की तरफ शिफ्ट करता है और उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद डुआन ड्रैगर्स को वापस रख लेता है क्योंकि इनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला था। इसके बाद डुआन तेजी की तरफ से आगे बढ़ने लगता है और वो स्टैचू उसे पैर अड़ा के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डुआन पार निकल जाता है और वो ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे कई सारे बेले थी। अब डुआन को एक आइडिया आता है, जिसके बाद डुआन उनमें से एक बेल को पकड़ता है और तेजी के साथ उस स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और डुआन रास्ते के बीच में ही खुद को शैडो एबिलिटी में बदल देता है और ऐसा करते हुए वो स्टैचू के पार निकल जाता है। लेकिन समय रहते उसने उस बेलों को स्टैचू के गले के अंदर बांध दिया था। इसके बाद डुआन उस बेलों को खींचता है जिससे वो स्टैचू नीचे की तरफ धड़ाम से जाके गिरता है। इसके बाद डुआन मेटा क्रिस्टल से कहता है कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, चुपचाप हार मान लो। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री बाहर निकलता है और वो मेटा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एवोल्यूशन ट्री जैसे ही मेटा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो इवॉल्व हो जाता है और वो इवॉल्व होकर एक लड़की में बदल जाता है। यहाँ तक कि डुआन ने भी नहीं सोचा था कि ये कोई पेड़ एक लड़की में बदल जाएगा। इसके बाद वो लड़की सामने की तरफ इशारा करती है तो फिर डुआन के सामने पैनल आता है जहाँ पे उसके जो पहले वाले स्टैट्स हैं वो अपग्रेड हो चुके थे, और पैनल डुआन से पूछता है कि वो ई लेवल का हंटर बनना चाहता है, जिस पे डुआन हाँ कहता है। तो फिर उसके बाद उसके लेवल को अपग्रेड कर दिया जाता है और डुआन ई लेवल का हंटर बन जाता है, और इवॉल्व हो जाने की वजह से उसकी एबिलिटीज और पावर्स भी पहले के मुकाबले में बढ़ गई थी। और डुआन उस एवोल्यूशन ट्री से पूछता है कि मैं तुमको अभी भी एवोल्यूशन ट्री बुलाऊं, तो फिर वो आगे से हाँ कहती है। इसके बाद डुआन एवोल्यूशन ट्री से पूछता है क्या तुम मेरे रीबर्थ के बारे में कुछ बता सकती हो, लेकिन एवोल्यूशन ट्री आगे से मना कर देती है और वो डुआन को बताती है कि उसकी मेमोरी उसकी ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए डुआन को लगातार ग्रोथ करनी पड़ेगी, यानी कि उसे इवॉल्व होता रहना पड़ेगा, और उसी के साथ ही डुआन को उसके रीबर्थ के बारे में जानकारी मिलते जाएंगी और एवोल्यूशन ट्री उसके सवालों का जवाब देती जाएगी। अगर डुआन अपनी ग्रोथ को रोकता है तो फिर उसको सवाल और जवाब मिलना बंद हो जाएंगे। इसके बाद एवोल्यूशन ट्री फिर से सिस्टम के अंदर चली जाती है क्योंकि वो अभी की पावर के साथ ऐसे नहीं रह सकती है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो छोड़ो, इसको अभी तक जिनवे के बारे में नहीं पता होगा, शायद से मुझे उन लोगों को पीछे जाना चाहिए। इसके बाद डुआन वहाँ पे आन्या को भी बाहर निकाल लेता है। आन्या काफी हैरान हो जाती है कि डुआन ने पहले ही उस स्टैचू को हरा दिया, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए वहाँ से आलोंग बाहर निकलता है जो कि उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था। इसके बाद डुआन और आलोंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लॉन्ग डुआन से कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे किसी से मिलेगा। डुआन आन्या से पूछता है क्या तुम दोनों में से किसी को भी जानती हो। आन्या बताती है कि वो काले रोब वाले लोगों से पहले भी मिल चुकी है, लेकिन उसे चोटी वाले बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिससे डुआन को पता लग जाता है कि यहाँ पे एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है। हम लोग देखते हैं कि आलोंग के लोगों ने इनसे नीचे फाइट की थी और इनके 2 लोग घायल हो चुके थे। मिंग लॉन्ग से कहता है कि वो लोग यहाँ पे लड़ नहीं पाएंगे, उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। डुआन को पता लग जाता है कि ये लोग यहाँ पे भाई खजाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद आलोंग आगे बढ़ता है और वो डुआन से कहता है कि मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो इन लोगों से निपटने में। डुआन उससे पूछता है कि मेरी मदद से तुम्हें क्या फायदा होगा और मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारी मदद करके। वहीं पे मिंग पीछे से कहता है कि ये ई लेवल का हंटर है, ये हमारी क्या ही मदद कर सकता है। रोब वाले लोग भी आगे से हंसते हुए कहते हैं कि ये लोग हमारा क्या ही उखाड़ सकते हैं, ये पहले से ही कमजोर है, और अगर ये लोग ई लेवल के हंटर को ज्वाइन भी करवा लेते हैं तब ये हमारे खिलाफ जीत नहीं सकते हैं। आलोंग डुआन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने कमजोर नहीं हो, अगर तुम मदद करते हो तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, और वैसे भी ये हमें मारने के बाद तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि ये सभी लोग ज़ॉम्बीज हैं। मिंग अभी भी आगे से कह रहा था कि उसे इनसे ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है,
है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है और ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे आया है और साथ ही में अपनी स्टेप डॉटर को भी लेके आया है, यानी कि ये आन्या की बात कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि डुआन को उन रोब वाले लोगों से कुछ फेमिलियर सा ऑरा महसूस होता है और थोड़ा सा गौर करने पे उसे याद आ जाता है कि ये ऑरा ज़ॉम्बी गर्ल का था, जिसके साथ डुआन ने शुरुआत में फाइट की थी। और डुआन को पता चल जाता है कि ये ऑरा प्रीमोर्डियल सीड से आ रहा है और मुझे प्रीमोर्डियल सीड के बारे में पता चल चुका है। दरअसल डुआन के पास जो एवोल्यूशन ट्री है, ऐसे ही 4 एवोल्यूशन ट्री और हैं और वो सभी ट्रीज अपने अपने तरीके से प्रीमोर्डियल सीड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस सीड को एब्जॉर्ब करने के बाद एवोल्यूशन ट्री की ताकत बढ़ जाती है। आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा जब चैप्टर्स आएंगे। इसके बाद डुआन आलंग के साथ काम करने को मान जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो आलंग से कहता है कि इनसे निपटने के बाद तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे। और वो उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए सोचता है कि यहाँ पे डी क्लास के ज़ॉम्बीज के पास इंटेलिजेंस है और उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बना लिया है। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, इन्हें मारने के बाद एक एक से सब कुछ पूछ सकता हूँ। लेकिन डुआन जब एक किसी ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, तभी एक और ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आलंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो डुआन को डिफेंड कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लीड मैं लूंगा और तुम मेरे पीछे से काम करोगे। डुआन जब आलंग की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि इसके पास जो फायर एबिलिटी है वो ए ग्रेड की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रोब वाले लोग थे उन लोगों को डुआन से गॉड की स्मेल महसूस होने लगती है। हम लोग देखते हैं कि डुआन आलंग की बातों को जरा सा भी सीरियस नहीं लेता है और वो अटैक करने के लिए अपनी शैडो फॉर्म में आगे बढ़ता है और एक ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसको एक ही स्लैश में मार देता है, जिससे आलंग के साथ साथ मिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आलंग को समझ में आ जाता है कि डुआन ही यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है। दूसरा ज़ॉम्बी हैरान होकर डुआन से पूछता है कि तुम्हारे पास गॉड का ऑरा कैसे हो सकता है। डुआन उसे कहता है कि तुम सभी लोग खुद को गॉड समझते हो, इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने एक गॉड को मार दिया है। हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी इस बात को भाई सीरियस ले लेता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को अवेकन करता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और डुआन को समझ में आ जाता है कि ये बैटल फॉर्म में जाने वाला है और पूरी ताकत का यूज करने वाला है। जिसके बाद मिंग आन्या को लेता है और वहां से तुरंत भाग लेता है। लेकिन आलंग वहां से नहीं भागा था, क्योंकि उसे अभी भी इस ज़ॉम्बी से बदला लेना था, क्योंकि इस ज़ॉम्बी ने इसके साथियों को मारा था। हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद सी लेवल का ज़ॉम्बी बन चुका था और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, साथ ही में उसके पास एक वेपन भी आ चुका था। हम लोग देखते हैं कि डुआन आलंग से कहता है कि बच के रहना, इसका एक हमला और तुम्हारी जान चली जाएगी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर अपने वेपन से हमला करता है, लेकिन डुआन अपनी शैडो स्किल का यूज करता है और वहां से तुरंत खिसक लेता है। वहीं पे आलंग अपनी फायर एबिलिटी का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उस ज़ॉम्बी के ऊपर आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था और आलंग के सारे हमले एकदम बेकार जा रहे थे। हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे डुआन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लेकिन वो ज़ॉम्बी आगे से अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के वेपन्स आपस में टकराते हैं। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पहला प्रीमोर्डियल सीड है जो कि सबसे ताकतवर है जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। डुआन इन सभी ज़ॉम्बीज को प्रीमोर्डियल सीड कह रहा है, जैसे कि वो ज़ॉम्बी गर्ल। लेकिन डुआन भी अब पहले वाला डुआन नहीं था। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी अपने वेपन के साथ डुआन के ऊपर हमला करता है, तो फिर डुआन अपनी बॉडी को शैडो में चेंज कर लेता है, जिससे हमला बेअसर हो जाता है। इसके बाद डुआन अपनी शैडो फॉर्म में ही उस ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगता है और उसे सप्रेस करने लगता है। हम लोग देखते हैं कि मिंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है, आलंग क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये ई लेवल का हंटर है? देखो तो ये कैसे उसे सरपास करते जा रहा है। यहाँ तक कि आलंग भी डुआन की ये सारी ताकतों को देख के हैरान हो चुका था। उसी टाइम पे डुआन उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है तो वो ज़ॉम्बी खिसकते हुए दीवार की तरफ चला जाता है। आलंग डुआन से कहता है कि तुम उसे अकेले मार सकते हो ना। डुआन आगे से कहता है कि अभी तो नहीं। डुआन एक झटके में उस ज़ॉम्बी को एब्जॉर्ब एबिलिटी का यूज करके मार सकता है, लेकिन डुआन को कुछ ट्राई करना था, इसीलिए वो आलंग से कहता है कि उसे कुछ ट्राई करना है, जिसके लिए उसे टाइम चाहिए और तब तक आलंग को उसे संभालना पड़ेगा। आलंग आगे से अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है वो समझ गया है। दरअसल डुआन यहाँ पे आलंग की एबिलिटी को चेक करना चाहता था कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, और वहीं पे आलंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस बात को स्वीकार करना तो नहीं चाहता है कि डुआन उसे शक्तिशाली है, लेकिन उसे करना पड़ेगा। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी उन दोनों के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आलंग अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आलंग फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक लेता है, और जब डुआन को यकीन हो जाता है कि आलंग की एबिलिटी सच में शक्तिशाली है और इसी वजह से आलंग डी क्लास का हंटर इतनी जल्दी बन चुका है, तो फिर वो ये फैसला कर लेता है कि वो आलंग के साथ यहाँ पे एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट स्किल का यूज करेगा। इसके बाद
बाद डुआन उस स्टैचू के पास जाता है और उसे उसका भाला उठा लेता है। उसी टाइम पे हम लोग आलोंग की हालात को देखते हैं जहाँ पे वो ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए आलोंग के ऊपर हमला करते हुए जा रहा था। आलोंग को भी यकीन हो जाता है कि वो दोनों मिलके भी इसे इतनी आसानी के साथ नहीं हरा सकते हैं। उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी आग से बाहर निकलता है और आलोंग से कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो अपने टेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। उसी टाइम पे डुआन वहां से उस स्पीयर को फेंकता है तो वो उड़ते हुए डायरेक्ट जाके उस ज़ॉम्बी को लगता है, जिससे वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है। और लॉन्ग को ये यकीन नहीं हुआ था कि डुआन ने इतने भारी भरकम स्पीयर को इतनी आसानी के साथ उठा लिया। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने उस भाले को अपने चेहरे तक रोक लिया था और उसे समझ में नहीं आता है कि डुआन इतना शक्तिशाली कैसे है। जिसके बाद वो भाले को उठा के हटाने ही वाला था कि उसी टाइम पे डुआन फिर से आगे बढ़ता है जो कि भाले के ऊपर जोर देने लगता है। लेकिन डुआन अकेला काफी नहीं था और वो ज़ॉम्बी की ताकत की वजह से पीछे धकेला जा रहा था। लेकिन उसी टाइम पे लॉन्ग भी आगे बढ़ता है जो कि भाले की तरफ फोर्स देने लगता है। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है और अपने हाथ को पीछे करके वहाँ पे आग को रिलीज करता है, जिससे सामने की तरफ एक तरफ से जोर जाता है और वो भाला डायरेक्ट ज़ॉम्बी की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था और वो ज़ॉम्बी और ज्यादा जोर लगाने लगता है और वो उन दोनों से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि 2 कॉकरोच मिलके उसे इस हद तक मजबूर कर देंगे कि वो अपनी ताकत का पूरा जोर लगा रहा है सिर्फ खुद को बचाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे आन्या अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और उसको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो ज़ॉम्बी का सारा ध्यान भाले से हट जाता है और वो सीधा जाके उसके गले के अंदर घुसता है। हम लोग आन्या को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जोर लगा दी थी उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने में, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। वहीं पे डुआन और आलोंग वो दोनों भी काफी थक चुके थे। इसके बाद डुआन उठने के लिए आलोंग को हाथ देता है तो आलोंग उसका हाथ पकड़ता है और वो जैसे ही लॉन्ग का हाथ पकड़ता है तो डुआन चुपके से एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट का यूज करता है और वो लॉन्ग की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। वादे के मुताबिक लॉन्ग डुआन को बताना शुरू करता है कि ये सभी लोग हेवनली टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन नाम से आते हैं और इनके बारे में जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इन लोगों को बस एक ही बात पता है कि ये लगातार ज़ॉम्बीज़ को पकड़ते हुए जा रहे हैं और ये सब कुछ बिल्कुल सेम था जैसा कि आन्या ने बताया था। जिसके बाद लॉन्ग अपने बारे में बताता है कि वो सभी लोग मर्सेनरीज हैं जो कि यहाँ पे किसी मिशन के चलते हुए आए हैं। जिसके बाद आलोंग अपने लोगों से उस सेक्रेट स्टोन को लेता है और वो डुआन को दे देता है और ये कहते हुए कि वो लोग यहाँ पे मारे जाते अगर डुआन यहाँ पे ना होता, और वैसे भी डुआन ने हेवनली टेलीविजन को मारा है इसीलिए डुआन इसका हकदार है। लेकिन डुआन उसे लेने से मना कर देता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हारा ही है, नहीं तो तुम लोग मिशन नहीं पूरा कर पाओगे। और वैसे भी डुआन को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था जो कि थी एबिलिटी। इसके बाद डुआन अपनी बहन की फोटो निकालता है और वो लॉन्ग को देते हुए उसे पूछता है कि उसने कभी भी इस लड़की के बारे में सुना है, इसको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। लॉन्ग उसकी फोटो ले लेता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा इसके बारे में पता लगाने की। लेकिन उसी टाइम में लॉन्ग के साथी की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, इसे लॉन्ग डुआन से कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे और मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। मिंग लॉन्ग से कहता है हम लोग उसे ये सारी चीजें छीन क्यों ले लेते हैं, उसके पास जरूर और भी कई सारे ट्रेजर्स होंगे और हम लोग वैसे भी उसे नंबर्स में ज्यादा हैं। लेकिन लॉन्ग आगे से साफ मना कर देता है और कहता है कि भले ही हम लोग नंबर से ज्यादा हो और उसे बेहतर कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन हम सभी भी उसके साथ एक भी बार नहीं जीत पाएंगे। वो हम सभी को मसल के रख देगा और हमें पक्का यकीन है कि उसने बैटल के अंदर अपनी पूरी ताकत को दिखाया ही नहीं है, नहीं तो हम सभी लोग रो देते हैं। और उसके पास खड़ा होने से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे जो कोई भी खतरा हो वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। वहीं पे आन्या डुआन से पूछती है कि उसने उन लोगों के ट्रेजर को क्यों नहीं लिया। डुआन आगे से कहता है कि उसके पास उसकी वजह नहीं होंगी और ऐसे भी मैंने उसके ऊपर एहसान किया है, वो हमें बाद में इस एहसान का जरूर वापस करेगा, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे हम लोग लॉन्ग के लोगों को देखते हैं जो कि लॉन्ग से पूछ रहे थे कि अगर वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर वो स्काईनेट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता है। अगर वो स्काईनेट को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसे और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग आगे से कहता है कि उसके पास उसकी वजह नहीं होंगी, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसकी बहन के बारे में ढूंढ लेता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि इसकी बहन कहाँ है तो फिर मैं उसका ट्रस्ट गेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। स्काईनेट वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भाई अभी जिनवे को रखा गया है और उसका जो लीडर है वो उसके पास भी एवोल्यूशन ट्री है। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है अभी चैप्टर्स में, तुम्हें पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि डुआन को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग रियोन से बाहर निकल चुके हैं तो वो आन्या से कहता है कि हम लोग इस जगह को और एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद वो चाबी निकालता है और आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसके बाद डुआन चलते हुए एक ऐसे रास्ते पे आ जाता है जहाँ पे मिड ग्रेड के गार्ड्स खड़े थे जिनका साइज काफी बड़ा था और वहीं पे डुआन यहाँ पे जो आलोंग की एबिलिटी थी उसको ट्राई करने वाला
था। आन्या वहाँ से खिसकते हुए अपने मन के अंदर सोचती है ब्रदर डुआन तो दिन ब दिन और भी ज्यादा डैशिंग होते जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी वॉर पपेट्स एक साथ डुआन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि फ्लेम एबिलिटी का आलोंग से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और वो फ्लेम की मदद से आसमान में भी उड़ पा रहा था। यानी कि जब वो अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है तो फोर्स नीचे जाती है और वो आसमान में उड़ने लगता है। जैसे के साथ डुआन एक वॉर पपेट के ऊपर हमला करता है तो वो एक ही झटके में उसे मार देता है, लेकिन डुआन के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो एक तरफ खड़ा होता है और सामने की तरफ एक ब्लो मारता है जिससे सामने की तरफ आग का तूफान जाता है, जिससे सारे वॉर पपेट मारे जाते हैं। जिसके बाद डुआन पीछे मुड़ता है और वो आन्या से कहता है कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सभी को उठा लो। आन्या जब एक एक करके क्रिस्टल को उठाने के लिए जाती है और जब वो अपने बैग को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो सभी क्रिस्टल गायब हो गए हैं। डुआन उसे पूछता है क्या तुमने उन्हें गिरा दिया है, तो आन्या साफ मना कर देती है। तो फिर डुआन उसे कहता है कि एक स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर दो निकाल के देखो। इसके बाद आन्या जब एक क्रिस्टल को बाहर निकालती है तो अगले ही झटके में वो गायब हो जाता है। दरअसल डुआन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। आन्या ने उन सभी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है क्योंकि उसने अभी काफी स्पिरिट पावर को यूज किया था और क्योंकि आन्या ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार सकती है और उन्हें टेम कर सकती है, इसीलिए उसे एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जिसे वो इवॉल्व कर सके। इसीलिए वो क्रिस्टल्स का यूज करती है खुद को इवॉल्व करने के लिए, जैसे कि एक्सपीरियंस को यूज किया जाता है। इसके बाद डुआन आन्या से कहता है कि ये जगह तुम्हारी है, जितने भी क्रिस्टल है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लो। इसके बाद आन्या वहाँ पे क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है और वो कुछ ही देर में ई लेवल पे इवॉल्व हो जाती है। आन्या कहती है कि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। डुआन अपने मन में कहता है कि तुम एस लेवल की वॉरियर बनने वाली हो भाई, स्ट्रॉन्ग तो फील होगा ही। इसके बाद उन्हें अगले फ्लोर से एक अजीब सा ऑरा महसूस होने लगता है। आन्या डुआन से कहती है कि अगले वाले फ्लोर पे बहुत कुछ खतरनाक और डरावना है। इसके बाद वो दोनों अगले फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद डुआन फिफ्थ फ्लोर पे आ जाता है जहाँ से आलोंग की टीम वो सेक्रेट स्टोन लेके गई थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कॉफिन खाली था, यानी कि जो अंदर लड़की थी वो गायब हो चुकी थी और डुआन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो डीमन गर्ल उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। पहले ये दिखने में सुंदर लग रही थी, अब डरावनी लग रही है, लेकिन डुआन उसके ऊपर एक पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ खिसक जाती है। आन्या जब उसे टीम करने की कोशिश करती है तब वो टीम नहीं कर पाती है। डुआन उसे कहता है कि तुम थक गई होगी, इसीलिए पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लेता हूँ। इसके बाद वो डीमन गर्ल डुआन के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन डुआन शैडो स्किल का यूज करता है और उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद डुआन अपने शैडो से वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लॉ बनाता है, जिसके के साथ वो डीमन गर्ल के ऊपर हमला करता है और उसको शैडो के अंदर कैद कर लेता है और उसी के जरिए एब्जॉर्ब एबिलिटी का यूज करके उसको मार गिराता है, जिससे डुआन को 6 से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में उसे 2 फ्रेगमेंट मिल जाते हैं जो कि थंडर एबिलिटी के थे। हम लोग देखते हैं कि डुआन जैसे ही उसको मार गिराता है तो कॉफिन वाला पत्थर था वो गोल गोल घूमने लगता है और घूम के एक साइड पे आ जाता है, जिसके ऊपर चाबी का निशान बना हुआ था जो कि डुआन को पहले ही ऊपर मिल चुकी थी जब उसने स्पाइडर डीमन को हराया था। इसके बाद डुआन जैसे ही उसके ऊपर वो चाबी लगाता है तो फिर वो चाबी गोल गोल घूमना कर देती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो होलोग्राम बना हुआ था वो बिल्कुल अपोजिट साइड में बन जाता है, यानी कि वहाँ पे मिरर पैरेलल बनता है। इसी के साथ नीचे की तरफ सीढ़ियां आ जाती हैं और डुआन ने अभी तक जितने भी रियोन को एक्सप्लोर किया था वो उसे दोबारा एक्सप्लोर करने वाला था, लेकिन अपोजिट साइड में, जैसा कि तुमने होलोग्राम में देख लिया होगा। आन्या डुआन से कहती है कि अब वो भी फाइट कर सकती है। डुआन उनसे कहता है कि अगर उन्हें सुटेबल कोई मिलता है तो वो दोनों एक साथ फाइट करेंगे और वो अपने मन के अंदर सोचता है वैसे भी मैंने लॉन्ग की एबिलिटी को एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए मैंने कई सारे फ्रेगमेंट का यूज किया था, इसीलिए मुझे और भी जरूरत होंगे। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है जिसके पास बजर का एबिलिटी थी और वो ई लेवल का था। डुआन अन्य से कहता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, हमें ई लेवल ज़ॉम्बी को टीम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी डुआन के ऊपर हमला करता है। डुआन उसके हमले को डॉज करता है और उसके ऊपर किक से अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन डुआन उसी टाइम पे आगे बढ़ता है और उसके सर को पकड़ के टिप ओवर एबिलिटी का यूज करके उसे एक ही झटके में मार देता है। लेकिन डुआन जैसे ही उसको मार गिराता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इसी तरह से कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे, लेकिन डुआन के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वो फिर से वहाँ पे शैडो एबिलिटी का यूज करता है जिसके साथ वो टिप ओवर एबिलिटी को मिला देता है और इसी के साथ वो जितने भी ज़ॉम्बी सामने की तरफ आ रहे थे उन सभी को एक ही झटके में मार गिराता है। लेकिन इतनी ज्यादा एबिलिटी यूज करने की वजह से डुआन काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो थोड़ी देर करने के लिए आराम पे रुक जाता है। इसके बाद वो दोनों आगे फिर से बढ़ना शुरू करते हैं और आन्या को भी काफी ज्यादा क्रिस्टल्स मिल चुके थे और उसकी भी एनर्जी फील हो जाती है। इसके बाद वो दोनों सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और जब वो दोनों दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं तब दरवाजे के अंदर कई सारे उल्लू थे जो कि एक साथ उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। डुआन आन्या से कहता है कि मैं शैडो पेन का यूज करके इन
इन सभी को मार गिराता हूँ। लेकिन आन्या डुआन से कहती है कि वो छुपना नहीं चाहती है, वो भी फाइट करना चाहती है। इसके बाद एक उल्लू उसके ऊपर हमला करने वाला था, तो फिर आन्या कुत्ते की तरह जंप करके उसे डॉज कर लेती है। इसके बाद वो हीरो की तरह अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपनी एबिलिटी का यूज करने लगती है। इसके बाद वो एक उल्लू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरा उसके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे आन्या उसे सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वो उल्लू उसके ऊपर हमला करके आन्या को बचा लेता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे आन्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आन्या वेल ट्रेंड है और वो खुद को संभाल सकती है। दरअसल डुआन आन्या के साथ रहते रहते उसको जिनुए की तरह ट्रीट करने लगा था, लेकिन डुआन ये भूल चुका था कि आन्या बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो भी अपनी पिछली लाइफ से ज्यादा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जब आन्या थोड़ा सा खिसक रही थी, तो फिर उसके ऊपर एक और उल्लू हमला करने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे उस बेचारे का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे आन्या भी हैरान हो जाती है कि कैसा उल्लू है, उड़ भी नहीं पा रहा है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे दूसरा उल्लू आता है जो कि आन्या के ऊपर हमला करता है। लेकिन वो आन्या के ऊपर हमला करता तो ही है, साथ ही में वो सफेद वाले उल्लू को भी उसके अंदर लपेट लेता है। इसीलिए आन्या उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो अपने उल्लू के ऊपर ही कैसे हमला कर सकता है, वो तो उसकी ही बिरादरी का है। लेकिन वो उल्लू उस सफेद वाले उल्लू के सामने आके बैठ जाता है और उसे घूर के देखता है, और ये दोनों भाई हुट हुट के बात कर रहे हैं, बिल्कुल पोकेमोन की तरह। इसके बाद बड़ा वाला उल्लू उस छोटे वाले उल्लू के ऊपर हमला करता है और उसको पीछे फेंक देता है। डुआन आन्या से कहता है कि उसके सामने जो बड़ा वाला उल्लू है उसको टेम कर लो, वो इस छोटे ग्रुप का लीडर लग रहा है। लेकिन आन्या आगे से बताती है कि ये वाला इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये जो छोटा वाला उल्लू है इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है और यही यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है और इसके पास एस लेवल की एबिलिटी है। लेकिन इसे अभी तक पता नहीं चला है कि उस एबिलिटी का यूज कैसे किया जाता है। इसलिए आन्या फैसला करती है कि वो छोटे वाले उल्लू के दिमाग के अंदर घुसेगी और उसकी एबिलिटी को रीअवेकन करेगी, इससे वो शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद आन्या बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन उसी टाइम पे उसकी अनकॉन्शियस बॉडी के ऊपर 2-3 उल्लू एक साथ हमला करते हैं। डुआन को चिंता होने लगती है, लेकिन वहाँ पे जब धमाका होता है और सामने से धुआं हटता है, तब हम लोग देखते हैं कि आन्या बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसने छोटे वाले उल्लू को टीम कर लिया था और उसने अकेले ही 3-4 बड़े उल्लू को ढेर कर दिया था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे 3-4 उल्लू आ जाते हैं जो कि उस छोटे वाले को घूर के देखने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ये साला गद्दारी कर रहा है। इसी वजह से उस उल्लू की फटने लगती है। लेकिन आन्या उससे कहती है, लिटिल हुड तुम डरो नहीं, तुम उनसे और ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। इसके बाद एक उल्लू उस छोटे वाले के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो आसानी के साथ उसे डॉज कर लेता है और इसी तरह से उसके पास जितने भी बार हमला किया जाता वो छोटा वाला उसे हर बार डॉज कर लेता। इसके बाद लिटिल हुड अपनी एबिलिटी को अवेकन करता है और उन सभी बड़े वालों के ऊपर हमला करने लगता है और उसकी एबिलिटी का नाम था एब्सोल्यूट स्टॉर्म। इसी के बाद वो सभी उल्लूज को मार गिराता है। आन्या उसे कस के पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब से तुम मेरे दोस्त हो, और वो उल्लू अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इसका दोस्त कब बन गया और आखिर में हूँ कौन। दरअसल आन्या ने अभी तक इसे कंट्रोल ही किया था और इसके पास समझ नहीं थी। डुआन आन्या से कहता है कि बधाई हो, तुम्हें नया पार्टनर मिल गया, लेकिन अभी खुश होने का टाइम नहीं है, हमारे ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक उल्लू था जिसके पास जेंटिफिकेशन एबिलिटी थी, यानी कि वो अपने साइज को बड़ा कर सकता था। इसके बाद वो अपने साइज को बड़ा करता है और उन दोनों को घूर के देखने लगता है। डुआन आन्या से कहता है कि ये जरूर इन लोगों का लीडर होगा, लेकिन आन्या डुआन से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। डुआन इस मामले को आन्या और लिटिल हुड के ऊपर छोड़ सकता है, जिसे लिटिल हुड हैरान हो जाता है और वो आन्या की तरफ देख के उसे कहता है, दो पिद की हो नहीं और कह रही हो कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, उसका साइज देखा है, वो गोली मार देगा हमें। लेकिन उधर से डुआन कहता है, ठीक है तुम ये कर सकते हो। इसके बाद लिटिल हुड उसकी तरफ हैरान होकर देखता है और उसे कहता है कि तुमने इसकी हाँ में हाँ कैसे मिला दी। इसके बाद आन्या अपनी कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और फिर से लिटिल हुड को कंट्रोल करने लगती है। लिटिल हुड अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी बॉडी मेरा ही कहना नहीं मान रही है, लेकिन उसी टाइम में जायंट उल्लू उसके ऊपर पैर से हमला करता है, लेकिन लिटिल हुड उसे कैसे न तैसे करके डॉज कर लेता है और साइड में आ जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वो बड़ा वाला उसके ऊपर पंखों से हमला करता है, जिससे वो डायरेक्ट हिट खाता है और गोल गोल नाचने लगता है। और उसी टाइम पे दो और छोटे छोटे उल्लू उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन डुआन उसकी मदद करता है और वो आन्या से कहता है कि उसे अभी भी लिटिल हुड को समझना चाहिए, वो उसको ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसे अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद आन्या फिर से लिटिल हुड के कॉन्शियसनेस के अंदर घुसती है और उसे पता चलता है कि लिटिल हुड बहुत ज्यादा डरपोक था। दरअसल जब वो यहाँ पे आया था तब वो अकेला था, न ही उसके कोई पेरेंट्स थे और वो छोटा भी था, इसीलिए एनवायरनमेंट ने उसे बहुत ज्यादा कमजोर और डरपोक बना दिया। और लिटिल हुड की सिचुएशन बिल्कुल आन्या की तरह थी। आन्या के भी कोई भी पेरेंट्स नहीं थे और उसे अक्सर बुली किया जाता था और वो भी बहुत ज्यादा घबराती थी
और दूसरों के साथ मिल नहीं पाती थी। इसके बाद आन्या डुआन से मिली और डुआन उसका बहुत अच्छा दोस्त बना। इसके बाद आन्या लिटिल हुड से कहती है कि तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, बाहरी दुनिया के ऊपर कदम रखो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जाइंट आउल लिटिल हुड को खाने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे लिटिल हुड की अंदर की आत्मा जाग उठती है। इसके बाद वो जाइंट आउल के मुंह के ऊपर किक मारता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वो बिल्कुल तेजी के साथ जाइंट उल्लू के ऊपर धड़ाधड़ हमले करने लगता है। डुआन आन्या से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उस छोटे बंदर के अंदर थोड़ी सी तो ताकत आ ही गई है और वो डरपोक नहीं रहा। लेकिन उसी टाइम पे वो जाइंट वाला उल्लू अपने साइज को फिर से बड़ा करता है, जिससे वो फ्लोर से टकरा जाता है और नीचे की तरफ पत्थर गिरने लगते हैं। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि सिर्फ वही है जो कि इसे संभाल सकता है। इसके बाद वो जाइंट वाला उल्लू पत्थरों का इस्तेमाल करके लिटिल हुड के ऊपर हमला करने लगता है। लिटिल हुड उन्हें डॉज करते हुए एक जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे एस लेवल की एबिलिटी को यूज करता है, जो कि एब्सोल्यूट स्ट्रॉम था। इसी के साथ उस बड़े वाले उल्लू के चारों तरफ एक तूफान सा बन जाता है और तूफान की वजह से आसपास पत्थर जो नीचे पड़े हुए थे वो भी उसके अंदर घसीट लिए जाते हैं और वो पूरी ताकत के साथ उस बड़े वाले उल्लू से टकरा रहे थे और वो घायल होते जा रहा था। डुआन को याद आता है कि उसके पिछली लाइफ के अंदर इस तरह के एब्सोल्यूट स्ट्रॉम को टॉप नॉच की एबिलिटी माना जाता है कॉम्बैट के अंदर, और डुआन को यकीन हो जाता है कि लिटिल हुड सच में यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बड़ा वाला उल्लू अपने घुटनों पे आ जाता है घायल होने की वजह से। उसी टाइम पे लिटिल हुड अपने आखिरी मूव का इस्तेमाल करता है और वो सबसे पहले ऊपर की तरफ जाता है और रॉकेट की रफ्तार से डायरेक्ट बड़े वाले उल्लू के सर के ऊपर धड़ाम से जाके टकराता है, जिससे वो उल्लू वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और वो हार जाता है। इसके बाद आन्या लिटिल हुड को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिखाया। इसके बाद डुआन अन्य के पास आता है और उसे कहता है कि इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए आगे भेज दो, और डुआन अन्य से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि लिटिल हुड के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। इस पे आन्या डुआन को बताती है कि वो जब भी अपनी एबिलिटी का यूज करती है और किसी ज़ॉम्बी के मन के अंदर झांकती है, तब उसे कॉन्शियस तरीके से पता चल जाता है कि किस ज़ॉम्बी के पास कितनी ज्यादा पावर है और उसके पास कौन से ग्रेड की एबिलिटी है। और आन्या को इसी वजह से पता चल जाता है कि कौन से ज़ॉम्बी को मैनिपुलेट कर पाना आसान है और किसको टेम कर पाना मुश्किल है। डुआन आन्या से कहता है कि ये स्किल तो अमेजिंग है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसीलिए ये फ्यूचर में एस क्लास की वॉरियर बनने वाली है, क्योंकि इसके पास ऐसे स्किल है जो कि किसी के पास नहीं है। इसके बाद आन्या डुआन से कहती है कि उसे पता है कि डुआन दूसरे लोगों के स्किल्स को कॉपी कर सकता है, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले देखा था कि उसने एक बंदे की फायर स्किल को कॉपी किया था। इसीलिए आन्या डुआन से कहती है कि अगर डुआन चाहे तो फिर वो उसकी भी स्किल को कॉपी कर सकता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने लॉन्ग की एबिलिटी को कॉपी किया था, तब उसने काफी सारे फ्रेगमेंट्स को गवा दिया था, लेकिन इतना लड़ने के बाद उसके पास काफी ज्यादा फ्रेगमेंट्स इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए वो अभी यहाँ पे आन्या की एबिलिटी को कॉपी कर सकता था। इसके बाद डुआन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो आन्या की एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम डुआन को बताता है कि एबिलिटी कॉपी नहीं हो सकती है, क्योंकि एबिलिटी किसी ज़ॉम्बी के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। लेकिन डुआन आन्या को ये बात नहीं बताता है और उसे कहता है कि वो अभी इस स्किल को यूज नहीं कर सकता है। आन्या उसे कहती है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो डुआन के साथ हमेशा रहेगी। उसी टाइम पे हम लोग लिटिल हुड को देखते हैं, जिसकी एबिलिटी अवेकन हो जाती है और वो अपग्रेड होके ई लेवल का बीस्ट बन जाता है, जिससे आन्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कंग्रेचुलेट करने लगती है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसके साथ इतना टाइम बिता लिया हूँ कि मैं इस बात को भूले गया था कि ये छोटी लड़की एक ज़ॉम्बी भी है, और मुझे पता नहीं है कि पिछली लाइफ के अंदर इसने क्या कुछ सहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसे इस लाइफ के अंदर ये सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा, कि कोई भी अन्य को लेके ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये ज़ॉम्बी है कि इंसान है। इसके बाद डुआन अन्य से पूछता है क्या वो लिटिल हिट को अभी भी कंट्रोल कर रहा है। इस पे आन्या बताती है कि नहीं, वो तो उसके साथ दोस्ती कर ली है। इसके बाद डुआन अन्य से कहता है कि हम लोग यहीं पे इंतजार करेंगे, तुम थक चुकी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे स्काउट एबिलिटी का यूज करूंगा और आगे का रास्ता चेक करूंगा। जिसके बाद डुआन अपनी शैडो बेन एक्टिव स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अगर दोबारा से इवॉल्व होना है तो फिर उसे करीब 1.5 लाख तक के पॉइंट को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके एवोल्यूशन ट्री उसे अपग्रेड करेगा। जिसके बाद डुआन अपनी शैडो बेन के साथ डिवोर एबिलिटी को मिक्स करता है और सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन सभी को मार देता है। इसके बाद हमारे लोगों की मुलाकात रेफ्यूजी पे होती है। रेफ्यूजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा था जो कि लोगों को चैलेंज कर रहा था और उन सभी को हराते हुए जा रहा था, और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि इसे आसपास से अंदाजा लग जाता है कि उसके ऊपर कहां से हमला होने वाला है। इसके बाद वो उन लोगों को बुली करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो वॉर गॉड नाम का कोई है ना, जो कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली लगता है, मैं उसके साथ सच में लड़ना चाहता हूँ। जिसपे वो बंदा उसे बताता है कि वॉर गॉड यहाँ पे नहीं
है, वो किसी काम से बाहर गया है। तो फिर वो बंदा उन लोगों से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता है वो उन लोगों को मार पीट के वार्म अप करता रहेगा। हम लोग देखते हैं कि एक बंदा आके जिया को बताता है कि दूसरे रेफ्यूजी से यहाँ पे एक बंदा आया है जो कि यहाँ पे सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जिया आगे से कहती है कि वो जरूर डुआन को ढूंढ रहा होगा, लेकिन डुआन यहाँ पे है नहीं, पता नहीं वो कब वापस लौट के आएगा। उसी टाइम पे हम लोग डुआन को देखते हैं जिसको पता चलता है कि लास्ट फ्लोर के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। जिसके बाद वो आन्या से कहता है कि हमारा लास्ट अपोनेंट मिल चुका है, चलो देखते हैं कि हम उसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने बाकी सभी फ्लोर्स को क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि वो खुद को डी लेवल पे अपग्रेड कर सके। इसीलिए डुआन वहाँ पे फैसला करता है कि वो अपनी बॉडीज की एबिलिटीज को बढ़ा देगा। इसके बाद डुआन ऐसा ही करता है और वो पॉइंट्स का यूज करके अपनी बॉडी को रिबाउंड कर लेता है और अपनी एबिलिटी के पॉइंट्स को बढ़ा देता है, जिससे डुआन को काफी तेज दर्द होता है। अन्य उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो डुआन कहता है कुछ भी नहीं, हम लोग अगले अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद डुआन जब 5th फ्लोर पे पहुंचता है तब उसकी मुलाकात सी लेवल के स्नेक मॉन्स्टर से होती है जो कि एक पॉइजन मॉन्स्टर था और उसके पास एबिलिटी ये थे कि वो अपने मुंह से पॉइजन को रिलीज कर सकता था। इसके बाद डुआन जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर लपक के हमला कर देता है, लेकिन डुआन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो वहां से टेलीपोर्ट होके उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि वो 30% पावर के आसपास यूज करने वाला है। इसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो उसका मुंह जमीन के अंदर धंस जाता है, लेकिन उसी टाइम पे वो स्नेक मॉन्स्टर फिर से एकदम तेजी के साथ उठता है और डुआन के ऊपर हमला करता है, लेकिन डुआन उसको भी डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है, हम लोग थोड़ी देर के लिए एक साथ खेल सकते हैं। इसके बाद स्नेक मॉन्स्टर डुआन के ऊपर हमले करता जाता है और डुआन उसे डॉज करते जाता है। इसके बाद स्नेक मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर पॉइजन को इकट्ठा करता है और उसको डुआन के ऊपर थूक देता है, लेकिन डुआन आगे से अपनी शैडो बेन एक्टिव स्किल का यूज करता है और वहां से गायब होके उसके पीछे चला जाता है और अपनी 50% पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है। इससे स्नेक मॉन्स्टर उड़ते हुए दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। हम लोग देखते हैं कि डुआन की 50% पावर के साथ उसकी हालत खराब हो गई थी और स्नेक मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन स्नेक मॉन्स्टर यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना चाहता था, इसीलिए वो डुआन के ऊपर फिर से लपक के हमला कर देता है। डुआन उससे कहता है ठीक है, अगर मरना चाहते हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, और वो आगे से एब्जॉर्बर एबिलिटी का यूज करता है, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डुआन उसे मार गिराता है और डुआन को ऐसा रिवॉर्ड मिला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। हम लोग दरवाजे के बाहर आन्या और लिटिल हुड को देखते हैं। आन्या उसे कहती है कि हमें भी डुआन की मदद करने के लिए अंदर जाना चाहिए। लिटिल हुड उससे कहता है कि हम दोनों ही स्प्रिट टाइप के हैं और हम दरवाजा भी नहीं खिस पाएंगे, अंदर जाने के बारे में भूल ही जाओ। उसी टाइम पे डुआन दरवाजे से बाहर निकलता है। इसके बाद डुआन जब बाहर निकलता है तो फिर वो आन्या को एक गिफ्ट देता है जो कि एक बैज था, और ये बैज असल में एक टूल था जिसकी मदद से आन्या एक सेपरेट स्पेस को क्रिएट कर सकती थी। डुआन आन्या को बताता है कि वो जिस भी ज़ॉम्बी को टेम करेगी वो उसको यहाँ पे रख सकती है और जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसको यहाँ से निकाल सकती है, लेकिन उसी टाइम पे आन्या के पेट से भूख की आवाज आने लगती है। डुआन उसे कहता है चलो ठीक है, हम लोग आसपास के इलाके पे देखते हैं, शायद से हमें कोई कन्वीनियंट स्टोर मिल जाए, और कुछ ही देर में डुआन को वो मिल भी जाता है। इसके बाद डुआन आन्या को वहीं पे छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम खाने के लिए जो चाहिए वो उठा लो और मैं जरा आसपास के ज़ॉम्बीज को सफाया करके आता हूँ। इसके बाद डुआन बाहर की तरफ निकल जाता है अपनी स्काउट एबिलिटी का यूज करते हुए, इस उम्मीद में कि शायद से उसे जिन हुए के बारे में कुछ तो पता चल सके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे ट्रक ड्राइवर और उसकी फैमिली को देखते हैं, और तुम्हें याद होगा कि इसी ट्रक ड्राइवर ने डुआन की मदद की थी उसका सामान उसके घर पे पहुंचवाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि इनके घर पे खाना खत्म हो चुका था, इसलिए ये रिसोर्स को ढूंढने के लिए बाहर आए थे। इसके बाद ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ता है और वह एक गाड़ी के अंदर बैठ के आगे की तरफ चलाने की सोच रहा था, लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी उसको को कुचल के मारने वाला था, लेकिन डुआन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस ज़ॉम्बी को मार के उसकी जान बचा लेता है। डुआन ट्रक ड्राइवर से कहता है कि ये इलाका खतरनाक है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो ट्रक ड्राइवर डुआन को पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद हो मैंने तुम्हारे घर पे खाना पहुंचवाया था, लेकिन तुम इतने टाइम में इतनी जल्दी से बदल कैसे गए। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर डुआन को बताता है कि वो सबसे पहले उसके घर पे ही गया था खाने की तलाश में, क्योंकि उन लोगों के रिसोर्स खत्म हो गए थे, लेकिन डुआन का घर पहले ही तबाह हो चुका है। डुआन भी उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सामने से कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। डुआन अपने ड्रैगन्स को बाहर निकालता है और उसकी फैमिली से कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ तो फिर सेफ रहोगे। इसके बाद डुआन सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज आते हैं उन सभी को मारना शुरू करता है और पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डुआन
डुआन ट्रक ड्राइवर और उसकी फैमिली को उस स्टोर पे ले आया था जहाँ पे आन्या थी, और आन्या ने इतना ठूस के खा लिया था कि वो मोटी हो चुकी थी। डुआन ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम यहीं पे रुको और खाने को खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं बाद में तुम्हें रिसर्च सेंटर छोड़ दूंगा जहाँ पे तुम लोग ठीक रहोगे। इसके बाद डुआन फिर से एवोल्यूशन ट्री के पास जाता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी, लेकिन जब डुआन वहाँ पे पहुंचता है तब एवोल्यूशन ट्री उसके सामने नहीं आती है, और डुआन जब पूछता है तो आगे से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो फिर डुआन उस चीज को करता है जिस चीज के लिए वो करने के लिए आया था। इसके बाद वो पैनल को बाहर निकालता है और वहाँ पे अपने सभी एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करने लगता है और उन सभी के लेवल्स को बढ़ा देता है, और अपने सभी एट्रीब्यूट्स और स्किल को बढ़ाने की वजह से उसका लेवल भी इवॉल्व हो जाता है और वो डी लेवल का वॉरियर बन जाता है। डुआन जैसे ही डी लेवल का वॉरियर बनता है तो फिर वहाँ एवोल्यूशन ट्री आती है जो कि डुआन को बधाई देती है। डुआन एवोल्यूशन ट्री से पूछता है कि अगर तुम वापस आ ही गई हो तो फिर क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आई है, और क्या तुम्हें जिन्वे के बारे में कुछ भी पता है? तो एवोल्यूशन ट्री आगे से साफ मना कर देती है और वो डुआन को बताती है कि जिस पर्सन के बारे में वो बात कर रहा है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और एवोल्यूशन ट्री ने जो मेमोरी हासिल की है वो डुआन की दुनिया की है ही नहीं, वो किसी और दूसरे दुनिया की है। डुआन एवोल्यूशन ट्री से पूछता है कि अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेम दुनिया की नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे डुआन को आन्या की आवाज आने लगती है। तो फिर एवोल्यूशन ट्री इस बात को टाल देती है और वो डुआन से कहती है कि अभी के लिए तुम्हें रियल दुनिया में जाना चाहिए, उसे जरूर कोई जरूरत होगी। इसके बाद डुआन सिस्टम से एग्जिट कर लेता है। इसके बाद आन्या डुआन के पास आती है तो फिर आन्या के साथ वहाँ पे गोल्डी भी था, जिससे डुआन को समझ में आ जाता है कि शेल्टर के अंदर कुछ तो हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, लेकिन वीडियो ऐसे ही आने वाली है 2 दिन को स्किप करके, और ऐसा करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है, और शायद से फरवरी खत्म होने तक मेरे पास स्टॉक भी इकट्ठा हो जाएगा और मैं अपनी कॉलेज लाइफ को यूट्यूब के साथ कंटिन्यू कर सकूंगा।